हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सॉलिड क्या होते हैं और सॉलिड की कौन सी टाइप्स हैं। हमने दो तरह की टाइप्स डिस्कस की थी, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक है एमॉर्फस सॉलिड को। हमने देखा था कि सॉलिड एक ऐसा स्टेट है मैटर की जिसमें सॉलिड को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर जो हमने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड को डिस्कस किया था, उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि हम इस यूनिट में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ने हैं। तो आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की फर्दर टाइप डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, 4 टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की: आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम इन चारों टाइप को डिस्कस करेंगे। हम चारों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिख रहे हैं, उसकी बेस पे हम डेफिनेशन सबकी अलग अलग करके देख लेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो सॉलिड को बनाने वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सीपी मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि आयनिक सॉलिड में आयनिक सॉलिड को बनाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कौन से होंगे। तो सामने आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे होंगे आयंस। आयनिक सॉलिड में जो आयंस हैं, आयंस मिलकर आयनिक सॉलिड को बनाते हैं। आयन आपको पता है, इट में बी कैटाइन और एनाइन। ठीक है, कैटाइन भी हो सकते हैं, एनाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड को बनाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हमारा मेटल एटम्स, मेटल एटम्स होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड को जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाते हैं वो होते हैं हमारे नॉन मेटल एटम, मतलब नॉन मेटल एटम मिलके कोवेलेंट सॉलिड बनाते हैं, नॉन मेटल एटम्स। और जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ नहीं है, ये सिर्फ वही है कि किस चीज से मिलके वो वाला सॉलिड बना हुआ है। तो आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हैं, मेटेलिक सॉलिड में मेटल एटम होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड में नॉन मेटल एटम होते हैं एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आयनिक सॉलिड में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड में फॉर एग्जांपल आयन से मिलकर बना है आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने पढ़ा है क्लास 11th में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होता है आयनिक सॉलिड में। मेटेलिक सॉलिड में जो बॉन्ड होता है वो होता है हमारा मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ये आपने सब पढ़ के रखा हुआ है क्लास 11th में, स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट है वहां पे पढ़ा था। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड में जो नॉन मेटल एटम होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। एंड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनमें वेरी वीक फोर्सेस होती है, उसका नाम है वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखते हैं आयनिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। तो जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड होगा वहां हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो हाई होता है। मेटेलिक सॉलिड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी वेरी हाई है। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा हाई है। फॉर एग्जाम्पल सामने मेटल एटम की बात चलेगी तो आयरन की बात होगी या जिंक की बात होगी या कॉपर, गोल्ड, कुछ किसी की भी बात होगी, तो इन सबको मेल्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा वो तो आप जानते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा। कोवेलेंट सॉलिड जो होगा इसमें वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी हाई, क्योंकि जो कोवेलेंट सॉलिड हैं उसमें मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्डेड एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डायमंड हो गया, हमारा सिलिकॉन हो गया, एटसेट्रा, ये सारे एटम होते हैं। और हम जानते हैं कि डायमंड को बहुत ज्यादा मतलब मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, तो दैट्स वाई दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और वैन डर वाल फोर्सेस जहां भी होंगी वहां हमें पता है कि उसको मेल्ट करना या उसे बॉइल करने के लिए उस मॉलिक्यूल को बड़ा कम ही टेम्परेचर चाहिए होता है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस हम देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस हमें पता है कि आयनिक सॉलिड तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा जब हमारे आयन डिसोशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl है तो NaCl कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता जब तक वो NaCl डिसोशिएट करके आयन में टूट ना जाए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन कब करेंगे? जब ये होंगे मोल्टन स्टेट में। तो हम लिखेंगे मोल्टन स्टेट में इनकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और दे हैव हाई कंडक्टेंस, और इनकी कंडक्टेंस क्या है? हाई है। उसके बाद मेटालिक सॉलिड दे हैव वेरी हाई, ये हाईएस्ट कंडक्टेंस होती है। मैं बताता हूं आपको कैसे। फॉर एग्जांपल ये है हमारी आयरन की कोई शीट है, मैं अभी बोला मेटालिक सॉलिड है तो मेटल एटम की बात चलेगी। मेटल एटम फॉर एग्जांपल आयरन कोई मेटल है, ठीक है, हमें पता है इसमें मेटल आयरन के एटम्स हैं। ये है आयरन के एटम स्फेरिकल टाइप के हैं, मैं स्फेरिकल टाइप के एटम बना रहा हूं। ये हमारे आयरन के एटम, ठीक है, आयरन के एटम बना रहा हूं मैं। तो हमें पता है आयरन जब भी डिसोशिएट करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो आयरन टूटेगा या तो Fe2 पॉजिटिव में या Fe3 पॉजिटिव में। और जब वो 2 पॉजिटिव में टूटेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब वो 3 पॉजिटिव में टूटेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो हर जगह आयरन एटम कैटाइन 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 कैटाइन, हर जगह कैटाइन बन रहे हैं, और कैटाइन जो हैं वो सराउंड किए होते हैं किसके साथ? नेगेटिव चार्ज एनायन के साथ, नेगेटिव चार्ज एनायन के साथ, ठीक है। हमने ये पढ़ा है शायद क्लास 11th में कि ये कैटाइन को कर्नल्स बोलते हैं, और हम कहते थे कि ये कर्नल्स आर एम्बेडेड इन द क्लोड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही जो इलेक्ट्रॉन है इन्हीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की फ्लो से, और इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड भी नहीं होते हैं, मतलब लेस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या बॉन्डेड नहीं है, तो इन्हीं फ्रीली मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होती है मेटालिक, हमारे मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में। दैट्स वाई इनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। उसके बाद नॉन मेटल एटम जो होते हैं इनकी कंडक्टेंस लो होती है, नॉन मेटल एटम की बड़ी कम होती है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं इनकी भी वेरी लो कंडक्टेंस होती है। लास्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल में NaCl हो गई इसकी एग्जांपल, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फॉर एग्जांपल K पॉजिटिव Cl नेगेटिव KCl, फॉर एग्जांपल CaF2, ये एग्जांपल हम Ca2 पॉजिटिव F नेगेटिव। तो ये एग्जांपल्स हैं आयनिक सॉलिड की। इसी तरीके से मेटालिक सॉलिड में फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे मेटालिक सॉलिड की। बुक में से और भी मिल जाएंगी आपको। नॉन मेटालिक सॉलिड में हमें पता है, हमने अभी भी जस्ट बोला डायमंड है इसकी कुछ एग्जांपल। तो डायमंड में हमें पता है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन और कार्बन के बॉन्ड बनाए हुए होंगे। फॉर एग्जांपल सिलिका, मट्टी वगैरह इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और सिलिकॉन आपस में मिलके बॉन्डेड एटम बनाए, मॉलिक्यूल कोवेलेंट बनाए होंगे, कोवेलेंटेड बॉन्डेड एटम बने हुए, ठीक है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं ये नॉन मेटल एटम की है। इसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें फॉर एग्जांपल H2O होगी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फॉर एग्जांपल I2 हो गया, फॉर एग्जांपल फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है S8। ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज लेटिस एंड व्हाट आर यूनिट सेल। तो लेटिस समझने के लिए मैं आपको एक बार बता दूं कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड कैसे बनते हैं। सॉलिड इस तरीके से बनते हैं कि सॉलिड में एक एटम दूसरे एटम्स के बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, और इस तरीके से कि उनमें स्पेस बिल्कुल नहीं होती है। तो जो एटम दूसरे एटम के साथ टाइटली पैक्ड हो रहा है, हमने यहाँ सॉलिड स्टेट में उस एटम को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नाम दिया हुआ है। मतलब सॉलिड में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, और एटम को हमने देखा है कि एटम स्फेरिकल टाइप का है बोर्स मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग। तो स्फेरिकल टाइप का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे स्फेरिकल टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ टाइटली पैक्ड है। हम मान सकते हैं कि ये है हमारा एक स्फेरिकल टाइप का एटम, और ये है दूसरा स्फेरिकल टाइप का एटम, और ये है तीसरा एटम। मतलब इस तरीके से एटम अरेंज्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, और हर एक एटम का एक सेंटर पॉइंट है। हमने ये कहा हर एक एटम का, हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से एटम जो जिनको हमने यहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला है सॉलिड स्टेट में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैं, और हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक सेंटर पॉइंट है। हमने लेटिस समझने के लिए यहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर ड्रा करना है।
आइए मैं आपके सामने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक सेंटर ड्रा करके बताता हूं। ये हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की कुछ लेयर ड्रा कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर है। हम पूरा एटम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा एटम नहीं, हम सिर्फ सेंटर पॉइंट ड्रा कर रहे हैं। हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का फर्स्ट लेयर ड्रा की। अब मैं सेकंड लेयर ड्रा करना चाहता हूं। ड्रा मैं इसके नीचे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं सेंटर में ड्रा करूंगा और मैं आगे आपको बताऊंगा ऐसा क्या कारण है कि बीच में मैं ड्रा कर रहा हूं, उसके नीचे नहीं ड्रा कर रहा। मैं आगे जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएंगे तब उन लेक्चर में ये डिस्कस होगा। तो दूसरा लेयर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की है वो पहले एटम की लेयर के सेंटर के बीच में ड्रा की जा रही है। ये देखिए। अब तीसरी लेयर मुझे पहली लेयर की तरह लगानी है। तीसरी लेयर मुझे बिल्कुल पहली लेयर की तरह लगानी है। ये सिर्फ मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर एटम इनको डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जो फोर्थ लेयर है वो हम सेकंड लेयर की तरह ही लगाएंगे। फोर्थ लेयर हम बिल्कुल सेकंड लेयर की तरह लगा रहे हैं। तो ये है कुछ एक 3 डायमेंशनल सा एक स्ट्रक्चर, एक अरेंजमेंट आपके सामने बनी है। इसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट लेट करते हैं, ये कोई ये हो कोई भी पॉइंट आप उठा लो, दैट वेरी पॉइंट इज नोन एज लेटिस। उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? लेटिस। तो लेटिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल। इनकी अरेंजमेंट रेगुलर, एक फिर ये इधर इधर रेगुलर अरेंजमेंट हो रही है। किनकी? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। मैंने कहा था ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेंटर उठा रहे हैं हम। तो इन अ 3 डायमेंशनल वे इज नोन एज लेटिस। और इसी को इस तरीके से भी कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, या हम कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। तो ये थी लेटिस की एक डेफिनेशन, या हम डिस्कस कर सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो लेटिस का हमने बनाया ये थे वो। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट विच कैन फॉर्म लेटिस आफ्टर रिपीटेशन। लेट करता हूं मैं आपके सामने इन डॉट को, इन पॉइंट को जोड़ने की कोशिश करता हूं। ये पॉइंट मैंने ऐसा जोड़ा, आप भी मेरे साथ देखिए। ये इस लाइन को भी ऐसे जोड़ते हैं और यहां से ये लाइन जोड़ते हैं और ये लाइन जोड़ते हैं। ठीक है, अब नीचे से आप ड्रा कीजिए, इन 2 पॉइंट को जोड़िए और इन 2 पॉइंट को जोड़िए और ये ऐसा जोड़िए और ये भी ऐसा जोड़िए। ठीक है, अब ये देखिए, इसको इन दोनों पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूं, इन 2 पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूं, सिमिलरली इन 2 पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूं और इन 2 पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूं। ठीक है, अब दिस इज अ क्यूब, 3 डायमेंशनल क्यूब आपके सामने है। 3 डायमेंशनल क्यूब, द 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल एक सेल बन गया, क्यूब बन गया, सेल बना। सेल है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है। 3 डायमेंशनल तो है, आपको पता चल रहा है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल जिसको हम बार बार रिपीट करेंगे और बार बार रिपीट करने से हमारा कंप्लीट लेटिस बन जाए। ठीक है, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल विच कैन फॉर्म लेटिस आफ्टर रिपीटेशन। ठीक है, इसे रिपीट करेंगे। एक बार ये बनाया, सेकंड टाइम भी बन सकता है। यहां से ऐसा किया, यहां से ऐसा किया, सिमिलरली यहां से ऐसा किया और यहां से ऐसा किया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इनको नीचे ले आइए और इनको नीचे ले आइए, एक और यूनिट सेल बन गया। सिमिलरली एक और यूनिट सेल बना लो। इसी तरीके से यूनिट सेल आपस में मिलते जाएंगे और कंप्लीट लेटिस बन जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज यूनिट सेल। इसी तरीके से हम यूनिट सेल की टाइप भी डिस्कस करेंगे और फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को। तो टाइप्स कितनी है यूनिट सेल की वो देखिए। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो कुछ बुक डायरेक्टली लिखती हैं 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल है, 4 टाइप ऑफ, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा अलग अलग कैटेगरीज में। 2 तरह के यूनिट सेल हैं। एक है सिंपल यूनिट सेल, जिसे हम परमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, सिंपल या परमिटिव। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल को परमिटिव भी बोला, मैंने आपको बता दिया। परमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। जो सेंटर्ड यूनिट सेल है फर्दर 3, मैं यहां लिख रहा हूं। सेंटर्ड यूनिट सेल की कैटेगरीज है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, पहला फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, पहली कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो वही डायरेक्टली
बोलिए या इनडायरेक्टली बोलिए, 4 ही टाइप के यूनिट सेल हैं, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, एंड परमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन यूनिट सेल की डेफिनेशंस को।